नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस्त में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है, जिसमें लगातार देरी हो रही है और कई तरीके के मुद्दे इन विदेशी कंपनियों ने गिनाए भी हैं। दोस्तों ऐसे में अब ये विचार किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I इसमें अब कोई देरी ना हो, इसके लिए अब बातचीत शुरू की गई है फ्रांस की फर्म नेवल ग्रुप के साथ, जिसमें कहा जा रहा है कि फ्रांस के नेवल ग्रुप को चुना जा सकता है इस प्रोजेक्ट के टेक्निकल कंसल्टेंट के रूप में, जिसमें कि स्कॉर्पियन क्लास की जो पनडुब्बी है उसका आधार लिया जा सकता है और नई पनडुब्बियों का निर्माण किया जा सकता है जो कि इंडो फ्रेंच तकनीक पर आधारित होंगी। इसके अलावा ये भी विचार किया जा रहा है कि भारत फ्रांस से डिजाइन टूल खरीदकर बरकुडा क्लास की पनडुब्बी को भारत में बना सकता है, जिसमें अधिक से अधिक मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स को लगाया जा सकेगा, जिससे कि भारत इस पनडुब्बी के डिजाइन का जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसको मेंटेन कर सकता है फ्रांस के साथ। यही नहीं, इस पनडुब्बी में भारत DRDO की द्वारा तैयार की गई AIP सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी को भी लगाएगा। दोस्तों अगर भारत प्रोजेक्ट 75I को फ्रांस के साथ मिलकर एक टेक्निकल कंसल्टेंट के तौर पर उसे चुनता है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडो फ्रेंच टेक्नोलॉजी के साथ जल्द ही भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जितना लेट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट को उतना ही नुकसान हमें भविष्य में उठाना पड़ेगा। इसीलिए इस काम को तेजी लाने के लिए अब फ्रांस ही एकमात्र सहारा भारत के पास बचा हुआ है, जिसके माध्यम से भारत प्रोजेक्ट 75I प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। और ये नहीं, सबसे खास बात यह है कि बरकुडा क्लास जो पनडुब्बी है उसके डिजाइन टूल को अगर भारत खरीद लेता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक तरह से भारत को बरकुडा पनडुब्बी भारत के पास आ जाएगी। दोस्तों अगली खबर क्वाड ग्रुप को लेकर आ रही है, जिसमें अभी तक ये कहा जा रहा था कि दक्षिण कोरिया इसमें शामिल हो सकता है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि शायद ही दक्षिण कोरिया क्वाड का सदस्य बन सकता है। बता दें कि अभी हाल ही में यून सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं और राष्ट्रपति चुने जाने के बाद से ही यून सुक ने कई मौकों पर क्वाड ग्रुप से जुड़ने की इच्छा भी जताई है। और ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा था कि टोक्यो में होने वाले क्वाड ग्रुप में दक्षिण कोरिया इसका सदस्य बन सकता है। हालांकि ट्रिब्यून अखबार की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि 2022 में टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में दक्षिण कोरिया को 5वें सदस्य के रूप में नामांकित किए जाने की संभावना नहीं है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने क्वाड से जुड़ने की रुचि तो व्यक्त की है, लेकिन क्वाड ग्रुप की तत्काल प्राथमिकता भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की प्राथमिकताओं को लेकर है। दरअसल दक्षिण कोरिया के क्वाड में शामिल होने को लेकर इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने से ठीक पहले दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। हाल ही में अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि हम कई तरह से दक्षिण कोरिया से जुड़े हुए हैं, दोनों देशों के बीच कई तरीके के महत्वपूर्ण साझेदारी भी है और संबंध भी है, लेकिन क्वाड ही रहेगा। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि न्यूजीलैंड, वियतनाम और दक्षिण कोरिया जैसे देश क्वाड में शामिल होना चाहते हैं। इतना ही नहीं, क्वाड प्लस की मीटिंग में ब्राजील और इजराइल जैसे देश भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि भविष्य में क्वाड ग्रुप में और देश शामिल हो सकते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि दक्षिण कोरिया को जल्द ही क्वाड ग्रुप का ऑब्जर्वर मेंबर बनाया जा सकता है और ऑब्जर्वर मेंबर बनने के कुछ सालों के बाद दक्षिण कोरिया क्वाड ग्रुप का सदस्य बन सकता है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि भारत लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मिसाइल टेस्ट करता है। ऐसे में एक बार फिर से नोटम चेतावनी जारी की गई है इस महीने के लिए, जिसमें कि एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल का टेस्ट किया जाएगा बंगाल की खाड़ी से, जिसे कि 25 से 28 मई के बीच किया जा सकता है और इसकी रेंज 70 किलोमीटर निर्धारित की गई है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि इस परीक्षण के दौरान आकाश न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का टेस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा दूसरे नोटम को 30 मई से 4 जून के बीच में आयोजित किया जाएगा, जिसमें जो डेजिग्नेटेड एरिया है वो 330 किलोमीटर का है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस दौरान रुद्रम 2 एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल का परीक्षण किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर आ रही है। दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल का यूकैफ वेरिएंट बनाया जा सकता है, जिस पर विचार किया जा रहा है और ये नया वेरिएंट वापस आने योग्य होगा। जैसे कि आपने SpaceX के रॉकेट देखे होंगे जो अपना मिशन पूरा करने के बाद वापस अपनी जगह पर लौट आते हैं। दोस्तों बता दें कि इसकी कल्पना भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री APJ अब्दुल कलाम जी ने पहली बार 2013 में की थी। उन्होंने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के एडवांस हाइपरसोनिक वर्जन के बारे में बताया था, जिसमें उनका कहना था कि यह मिसाइल अपने पेलोड के साथ उड़ान भरकर वापस अपनी जगह पर आ सकती है। हालांकि आधिकारिक रूप से इस बात की कोई पुष्टि नहीं की गई है और ये भी नहीं बताया गया है कि क्या इस प्रोग्राम पर काम किया जा रहा है या नहीं, लेकिन अटकलें तो ये हैं कि जिस तरीके से तकनीक बदल रही है, जिस हिसाब से भविष्य की चुनौतियां बढ़ रही हैं, ऐसे में ब्रह्मोस मिसाइल का यूकैफ जो वेरिएंट है वो आएगा ही आएगा। दोस्तों अगली खबर DRDO से आ रही है। DRDO की डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है,
जिसके तहत स्वदेशी कंपनियां अपने यहाँ यानी कि इन हाउस वेस्ट असिस्टिव पावर्ड एक्सोस्केलेटन यानी कि वैप एक्सो को तैयार करेंगी, जो कि खुद से पहने जाने वाला योग्य हो, जिसका वजन 15 किलोग्राम से कम होना चाहिए। इसे सैनिक अपने ऊपरी हिस्से पर पहन सकते हैं, जिससे कि उनकी वजन लादने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी और किसी भी तरीके के लोड को ले जाने के लिए उन्हें थकान महसूस नहीं होगी। बता दें कि वैप एक्सो पावर सोर्स, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, हाई स्पीड एक्यूरेटर्स और इन्हें पावर देने के लिए बैटरी पैक भी होना चाहिए और इसका 4 घंटे का धैर्य यानी कि इंड्योरेंस टाइम होना चाहिए। बता दें कि शुरुआत में इसकी 5 यूनिटों का निर्माण किया जाएगा डेवलपमेंटल ट्रायल्स के लिए, जिसे कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 4 महीनों के अंदर देना होगा। दोस्तों, चेन्नई आधारित थिंक टैंक स्वतंत्र फाउंडेशन पहली बार प्राइवेट सेक्टर डिफेंस एक्सपो को आयोजित करने जा रहा है, जिसे कि चेन्नई ट्रेड सेंटर में 26 से 28 मई के बीच आयोजित किया जाएगा। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि ये पहला प्राइवेट सेक्टर डिफेंस एक्सपो होगा, जो कि भारत की माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है, उनको डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ाने के मकसद से ही किया जा रहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो भारत और नेपाल को लेकर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 मई को नेपाल के एक दिन के दौरे पर जा रहे हैं। बुद्ध जयंती के मौके पर वो लुम्बिनी जाएंगे, जहां उनके नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि नेपाल में चीनी कंपनियों की पैदा की गई बिजली को क्या भारत खरीदेगा। इस बारे में भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच या फिर किसी अन्य पड़ोसी देश के साथ बिजली व्यापार बिजली मंत्रालय के CBT दिशा निर्देशों के द्वारा शासित होता है। उन्होंने आगे बताया कि बिजली आयात और निर्यात पर कोई भी फैसला उन दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है और ये दिशा निर्देश देश विशिष्ट नहीं होते हैं। बता दें कि हाल ही में नेपाल के PM शेर बहादुर देउवा ने कहा था कि भारत नेपाल में चीनी कंपनियों के द्वारा उत्पादित ऊर्जा खरीदने को लेकर इच्छुक नहीं है और ऐसे में हम नेपाल में भारतीय डेवलपर्स की भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करेंगे। विनय क्वात्रा ने बताया कि दोनों ही नेता जल विद्युत सहयोग सहित कई द्विपक्षीय व्यवस्थाओं पर भी चर्चा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि जल विद्युत काफी महत्वपूर्ण है। भारत ने नेपाल में जल विद्युत में निवेश किया है, ये बहुत विशाल है और दोनों देश इस संबंध में बातचीत करें। पंचेश्वर परियोजना को लेकर विदेश सचिव ने बताया कि इस पर चर्चा जारी है और प्रोजेक्ट पर तेजी से काम होगा। नेपाल के PM शेर बहादुर देउवा ने हाल ही में भारत की यात्रा के दौरान इस बात पर सहमति भी जताई है। उन्होंने कहा कि दोनों ही पक्ष विशेषज्ञता का सम्मान करेंगे और इसे फास्ट ट्रैक पर रखेंगे। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।